नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसे असेसमेंट के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जो जब सेक्शन 11 की एग्जाम्शन के लिए फॉर्म 10V की रिपोर्ट फाइल नहीं की है तो क्या सेक्शन 11 की एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। ऐसा जब 143(1) की स्टेज पर असेसमेंट होने जा रहा हो उस समय ITAT दिल्ली ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो टेस्ट और एजुकेशन सोसाइटी के लिए बहुत ही अहम है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। गोस्वामी भगवान लाल एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस ITO एग्जाम्शन वार्ड फरीदाबाद, जिसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल दिल्ली बेंच ने 27 नवंबर 2025 को जारी किया। इस केस में ट्रिब्यूनल ने 3 मुख्य बातें स्पष्ट की। पहला, सेक्शन 10V फाइल करना नहीं करना फैटल डिफेक्ट नहीं है, ये एक क्वेरिएबल डिफेक्ट है। सेक्शन 143(1) के तहत एग्जाम्शन डिनाई करना परमिसिबल नहीं है और एग्जाम्शन डिनाई होने पर भी एंटायर ग्रॉस रिसीट पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कई एक केसों में कैश डिपॉजिट वाले मैटर या अदर मैटर्स में पूरा का पूरा इनकम को ही टैक्स इनकम मान लिया जाता है। जो टोटल ग्रॉस रिसीट होती है उसी को इनकम मान के असेसमेंट कर लिया जाता है। ऐसा 143(1) में CPC के द्वारा भी कई केसों में आया है। ये वीडियो उन सभी केसों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर ग्रॉस इनकम को ग्रॉस रिसीट्स को ही इनकम मान लिया गया है। किसी भी केस में किसी भी दशा में और किसी भी परिस्थिति में ग्रॉस रिसीट्स को इनकम नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस जो हैं, जो एक्सपेंसेस किए गए हैं वो आपके हर हाल में अलाउलेबल है और उनको अलाउ करना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। चलिए चलते हैं इस केस पर। इन तीनों क्वेश्चनों के ऊपर ट्रिब्यूनल ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। पहले समझते हैं केस क्या है। केस के फैक्ट इस तरीके से थे कि गोस्वामी भगवान लाल एजुकेशन सोसाइटी एक एजुकेशन सोसाइटी है जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में कार्य कर रही है। इसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की और उसमें टोटल इनकम नील बताई, नील डिक्लेयर की और एग्जाम्शन क्लेम किया था सेक्शन 1023C सब क्लॉज 6 का। रिटर्न के साथ सोसाइटी ने अपलोड कर दिया। ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 10WV में जो 1023C के लिए रिक्वायर्ड होता है अपलोड कर दी गई। लेकिन सोसाइटी ने फॉर्म 10V जो सेक्शन 11 की एग्जाम्शन के लिए अनिवार्य होता है वो फाइल नहीं किया या यूँ कहें रह गया। CPC प्रोसेसिंग हुई और रिटर्न जब प्रोसेस हुआ तो CPC के द्वारा अंडर सेक्शन 143(1) में इनकम टैक्स एक्ट के CPC ने 3 एक्शन लिए। पहला, 1023C की एग्जाम्शन को डिनाई कर दिया। 1, सेक्शन 11 को अल्टरनेट क्लेम भी रिजेक्ट कर दिया, वो भी नहीं दिया, एग्जाम्शन क्लेम नहीं दी क्योंकि 10V फॉर्म फाइल नहीं था इसलिए। और सबसे महत्वपूर्ण, CPC ने एंटायर ग्रॉस रिसीट्स 1.18 करोड़ को टैक्सेबल इनकम मान लिया, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट केवल 23,47,000 रुपये था। यानी एक्सपेंडिचर उन्होंने अलाउ नहीं किया, डिसअलाउ कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि क्या इस तरीके से एग्जाम्शन डिसअलाउ करने की पावर CPC सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर के पास 143(1) में ये पावर है। मतलब 143(1) की इंटीमेशन ही असेसमेंट ऑर्डर हो गया। इस पर ITT ने डिटेल चर्चा की। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील ने असेसी ने जब अपील की तो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स अपील ने भी CPC के एक्शन को ही उन्होंने अपहोल्ड कर दिया। जैसा था वैसा का वैसा ही ऑर्डर पास कर दिया, यानी एग्जाम्शन डिनाई कर दी, एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर दिया और एंटायर रिसीट्स को टैक्सेबल मान लिया गया। निश्चित मैटर CIT अपील से ITAT पहुंचना था। ITAT मैटर पहुंचा। ITAT के पास 2 मुख्य सवाल थे। पहला ये, क्या फॉर्म 10V फाइल नहीं करने के कारण सेक्शन 11 की एग्जाम्शन को डिनाई किया जा सकता है। 1, और वो भी तब जब 143(1) की प्रोसेसिंग स्टेज पर। ये थोड़ा सा इलीगल है या यूँ है कि ये क्योरेबल नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए, दूसरा इशू जो उनके पास था वो एग्जाम्शन डिनाई अगर हो भी जाती है कोई बात नहीं, आप एग्जाम्शन डिनाई कर लीजिए, तब भी क्या एंटायर ग्रॉस रिसीट्स को इनकम मान के टैक्स लगाया जा सकता है। एंटायर ग्रॉस रिसीट्स किसी भी कंडीशन में किसी भी परिस्थिति में फुल्ली टैक्सेबल नहीं हो सकती, क्योंकि टैक्सेबल हमेशा इनकम का पार्ट होती है। तो जो दूसरा क्वेश्चन उनके पास था, जो दूसरा बड़ा इशू था वो ये था कि क्या ग्रॉस रिसीट्स को ही इनकम मान के टैक्स लगाया जाए या नेट इनकम जो सरप्लस होगा वो टैक्सेबल होगा। ट्रिब्यूनल ने सबसे पहले ये कहा फॉर्म 10V फाइल नहीं करना फैटल डिफेक्ट है,
क्योरेबल डिफेक्ट है, फैटल डिफेक्ट नहीं है। क्योरेबल डिफेक्ट का मतलब उसको 139 में डिफेक्ट का नोटिस जारी करना था सीपीसी को, जो उन्होंने नहीं किया। डिफेक्ट का नोटिस जब भी जारी होता है तो एक्ट के अनुसार 15 दिन की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, 15 दिन में आपको उसको जमा ठीक करके डिफेक्ट को रेक्टिफाइड करना होता है। तो आरसीसी को डिफेक्ट करेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी देना अनिवार्य था, ऐसा आईटीएटी दिल्ली ने कहा। चूंकि एक क्योरेबल डिफेक्ट है तो डिफेक्ट का नोटिस नहीं दिया, दूसरा पहला गड़बड़ी हो गया। ट्रिब्यूनल ने कहा डिपार्टमेंट को पहले 139 में डिफेक्ट नोटिस देना चाहिए ताकि आरसीसी विद कंडोनेशन डिले या विदाउट कंडोनेशन डिले फॉर्म 10 भी फाइल कर सके। इम्पोर्टेंट केस लो जो आईटीटी ने जिन पे बिलीव किया वो थे राय बहादुर विश्रीवाल, मोतीलाल माल विश्री टेस्ट वर्सेस सीआईटी, संकल्प वेलफेयर सोसाइटी वर्सेस सीआईटी एंड सहजानंद चैरिटी टेस्ट वर्सेस सीआईटी। इन सभी केसों में कोर्ट ने कहा है ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग रिक्वायर्ड प्रोसीजर है, सब्सटेंटिव एग्जम्पशन को खत्म नहीं कर सकता। मतलब अगर हमने ऑडिट रिपोर्ट अपलोड नहीं कर पाया है या ऑडिट रिपोर्ट अपलोड नहीं हुई है तो एक प्रोसीजर रिक्वायरमेंट थी जो अनिवार्य थी, जिसको फाइल करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है तो उससे हमारी सब्सटेंटिव एग्जम्पशन को वो खत्म नहीं करेगी, हमारी एग्जम्पशन बरकरार रहेगी और हमें एग्जम्पशन का पार्ट मिलेगा, उस एग्जम्पशन को मिलना ही है। खैर, ट्रिब्यूनल ने 143(1) में जो एडजस्टमेंट किया और उन्होंने सारी इनकम ऐड कर दी, एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दी। आईटीएटी ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 143(1) केवल एक प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है, वो असेसमेंट करने के लिए नहीं। मतलब ये एडजुडिकेशन का स्टेज नहीं है। आपको एक प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट जहाँ कहीं एरर हो, ऐसी कोई भी एरर जो प्राइमा फेसी 154 के अंतर्गत मिस्टेक अपेंड फ्रॉम रिकॉर्ड है तो आप उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट आप एडजुडिकेशन नहीं कर सकते, अर्थात असेसमेंट नहीं कर सकते। और ये होना भी नहीं चाहिए क्योंकि असेसमेंट का पार्ट जो है वो आईटीओ एओ लेवल पर है, ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर ही असेसमेंट कर सकता है, सीपीसी को असेसमेंट का राइट नहीं है। आईटीटी ने कहा कि एडजुडिकेशन का स्टेज नहीं है और 143(1) की इंटीमेशन वो सिर्फ एक इंटीमेशन पर है। सीपीसी ने यहाँ एग्जम्पशन एलिजिबिलिटी ही डिसाइड कर दी, इट मीन्स असेसमेंट ही कर दिया, एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर दिया और ग्रॉस रेट को टैक्सेबल कर दिया। 143(1) के स्कोप से बाहर है। 143(1) केवल और केवल आपको जो रिटर्न दिया गया है उसमें अगर कोई मिस्टेक है, अपेंड फ्रॉम रिकॉर्ड है 154 के तहत, तो वो आप ठीक कर सकते हैं और अपना रिटर्न को असेसमेंट करके एक इंटीमेशन असेसी को सेंड कर सकते हैं। बट आप क्या नहीं कर सकते, आप 3 काम नहीं कर सकते। आप एक तो असेसमेंट नहीं कर सकते, असेसमेंट डिसाइड करने का राइट एओ के पास। एक सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन ये रहा कि एंटायर ग्रॉस रिसीट क्या टैक्सेबल हो सकती है। जी, आईटीटी ने कहा कि अगर आपकी एग्जम्पशन किसी कारण से, किसी भी कारण से फेल भी हो जाए तो भी इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि एंटायर रिसीट ही इनकम बन जाए। निश्चित है कोई भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट या किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आप उसकी ग्रॉस रिसीट को इनकम मान लेंगे तो टैक्सेबिलिटी और आर्टिकल 226 का टोटल वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी केस में टैक्स ओनली इनकम सरप्लस प्रॉफिट या लॉस पर लगता है, एंटायर रिसीट पर नहीं लगता। आईटीटी ने कहा इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम नॉट ऑन अ ग्रॉस रिसीट्स। अगर एग्जम्पशन फेल हो भी जाए तब भी इसका ये मतलब नहीं कि एंटायर रिसीट इनकम बन जाएगी। यह टैक्सेशन के बेसिक प्रिंसिपल के वायलेट है, वर्ड है, खिलाफ है। डिपार्टमेंट को एक्सपेंडिचर अलाउ करना होगा, डेप्रिसिएशन अलाउ करना होगा और उसके बाद नेट इनकम या जो सरप्लस बचेगा उसी पे टैक्स लगाना होगा। इसके लिए आईटीटी ने दिल्ली हाईकोर्ट का ही एक जजमेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर एग्जम्पशन डिनाई हो जाए तो इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत टैक्स किया जाता है। किसको? केवल इनकम को, ग्रॉस रिसीट्स को नहीं। इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन को अलाउ करना अनिवार्य है। सेक्शन 57 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये एक अनिवार्य प्रोसीजर है, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन अलाउ करना ही करना होगा। आईटीटी दिल्ली ने अंत में ये भी कहा सीपीसी और सीआईटी अपील दोनों ने ऑर्डर जो है वो
गलत पास किए, इसलिए हम उन ऑर्डर को सेटिसाइड करते हैं और हम वापस से मैटर ईओ को रिमांड बैक करते हैं। ईओ को निर्देश देते हैं कि सेक्शन फॉर्म 10B को नॉन फाइलिंग को क्रिमिनल डिफेक्ट माना जाए और फॉर्म 10B को दोबारा से फाइल करने की परमिशन दी जाए एवं कंटिन्यूशन के साथ दी जाए। असेसी को 139(9) के तहत एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसे सुना जाए और एग्जम्पशन को क्लेम किया जाए। उस एग्जम्पशन क्लेम को एक बार री एग्जामाइन किया जाए। अगर एग्जम्पशन फेल भी हो जाए तब भी उस दशा में भी नेट इनकम पर ही टैक्स लगाया जाए, ग्रॉस इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इस पूरे केस से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल के आई कि 143(1) में हमारे सीपीसी को एक्सेसिव एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, मतलब एक्सेसिव एडजस्टमेंट से उसको रोका गया है। टेस्ट ऑफ सोसाइटी को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। प्रोसीजर लैप्स होने के कारण एग्जम्पशन ऑटोमेटिकली डिनाई नहीं होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, डिपार्टमेंट ग्रॉस रिसीट पर कभी भी टैक्स नहीं लगा सकता। हालांकि ग्रॉस रिसीट पर टैक्स न लगाने के कई सारे जजमेंट आईटीटी आगरा में, एमपी हाईकोर्ट में भी हैं जो बताते हैं कि ग्रॉस रिसीट पर किसी भी केस में टैक्स नहीं लगा सकते। ये उस दशा में और भी इम्पोर्टेंट है जहाँ पर कैश डिपॉजिट के मैटर में अभी भी असेसमेंट चल रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने जो कैश रिसीट जमा हुआ है इन द केस ऑफ सोसाइटी और इन द केस ऑफ असेसी, तो उस केस में उन्होंने पूरा का पूरा गैर कैश को डिपॉजिट को ही इनकम मान लिया, जबकि कैश डिपॉजिट 100% कैश डिपॉजिट और रिसीट इज नॉट एन इनकम दैट कैन नॉट बी टैक्सेबल एज ए होल। दोस्तों, एक बार इस निर्णय से और भी स्पष्ट होता है कि प्रोसीजरल मिस्टेक्स सब्सटेंशियल एग्जम्पशन को खत्म नहीं करती और इनकम टैक्स हमेशा इनकम पर टैक्स लगता है, रिसीट पर नहीं लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इनकम टैक्स जजमेंट की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।